एड्सॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है ये अपने आप से ही होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। और ऐसे फिनोमेना जो अपने आप से होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इनिशिएशन एंड दे कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को हम देखें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है, इट इज नेगेटिव। एज वी नो those process which are spontaneous, which occurs spontaneously or which are feasible, those phenomena has got delta G is equals to negative। उनके जो फिजिबल रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, अपने आप से होने वाले रिएक्शन जो बिना किसी इनिशिएशन से होते हैं, ऐसे नेचुरली स्पॉन्टेनियसली होने वाले प्रोसेस को हम ऐसा मानते हैं कि उनका जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो उनका निगेटिव आता है। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है तो हम ये कहते हैं कि ये फिनोमेना फिजिबल है, यानी कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहें तो वो प्रोसेस जो हो रही है अपने आप से हो रही है। और दूसरा फैक्टर हमको दिखता है कि इसका डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इस एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। एंथैल्पी जो नेगेटिव होती है इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पार्टिकल्स अडेयर हो रहे हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर एडेयर होते हैं। अडेयर होने का मतलब है कि वो स्टिक हो रहे हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस सब्सटेंस की सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस काम करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं सरफेस के, उस सब्सटेंस की सरफेस पर, और अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से ये एड्सॉर्प्शन फिनोमेना पॉसिबल होता है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर द फोर्सेस which attract, which are responsible to attract, to retain the particles of another substance। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है यहाँ पर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। और जब कभी भी कोई फिनोमेना किसी भी केमिकल रिएक्शन में अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो ऑफ कोर्स हीट एनर्जी लॉस होती है, और ऐसे फिनोमेना का हम बोलते हैं कि ऐसा फिनोमेना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा इट इज ऑलवेज accompanied associated with the loss of heat energy। और लॉस ऑफ हीट एनर्जी जब होता है तो हम इसको कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन डेल्टा एच को हमेशा नेगेटिव मानते हैं। ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव लिया जाता है। फिलहाल हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव होता है इसका। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट in this, while the forces of attraction is applied, unbalanced forces are applied on the surface of a substance, due to which it adheres the particles of another substance, and that's why delta H is equal to negative। तो थर्मोडायनेमिक के हमने दो एस्पेक्ट देख लिए, इस इक्वेशन में हमने दोनों चीजें देखी। अब लास्ट एक और बची हुई है, वो है एंट्रोपी चेंज। इस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना में नेट एंट्रोपी चेंज कितना होता है? नेट एंट्रोपी चेंज हम जानते हैं, एंट्रोपी इज व्हाट? डिसऑर्डरनेस। और पार्टिकल्स जो पहले फ्री स्टेट में थे, जो गैस के पार्टिकल्स फ्री स्टेट में थे, दूर दूर थे, यानी कि पहले ज्यादा डिसऑर्डर्ड थे, और एड्सॉर्प्शन होने के बाद पार्टिकल्स ऑर्डर में आ गए, एक्यूमुलेट हो गए, और एक्यूमुलेट होने की वजह से इनका डिसऑर्डरनेस कम हो गया।
और जब कभी भी डिसऑर्डरनेस कम होता है तो डेल्टा एस बाय कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाता है। Hence we say that there is a decrease in the entropy change. Entropy change decrease होती है तो उसको हम by convention डेल्टा एस को by convention नेगेटिव लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि the rate of adsorption is equal to the rate of desorption। जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है एडजॉर्प्शन की और केमिकल रिएक्शन की रेट है जो डिसऑर्प्शन की। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से एडजॉर्प्शन हो रहा है उसी स्पीड से डिसऑर्प्शन भी होना चालू हो गया। ये तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी नेगेटिव कब पॉसिबल है? क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है और टी डेल्टा एस एक्चुअल में मैं डेल्टा एस का मैंने बताया नेगेटिव है। दिस इज नेगेटिव टर्म and this is also negative term and this is negative term. Now can you tell me ऐसी क्या कंडीशन होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा? कौन सी कंडीशन में डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है? यानी कि टोटल जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब आएगी? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डेल्टा एच पर और डेल्टा एस पर। तो डेल्टा एस का जो फैक्टर है वो टी से जुड़ा हुआ है, टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी तो नेगेटिव है ही। तो अगर हम देखें इन दोनों को कंपेयर करें, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू कम होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ये टी डेल्टा एस यदि मैं मान लेता हूं 4, एज्यूम कर लीजिए कि इसकी टोटल वैल्यू 4 आती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया 4। डेल्टा एस मान लीजिए नेगेटिव है और ये बाहर भी साइन नेगेटिव है तो माइनस माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, +4 लिख दिया मैंने। तो दोनों इसकी टी डेल्टा इसकी कंबाइंड वैल्यू आ रही है 4 और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होती है। चलिए मान लीजिए नेगेटिव में वैल्यू इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, -6। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू टोटल कितनी आई? यस, -2 वैल्यू आती है इस केस में। लेकिन यदि टी डेल्टा एस की कंबाइंड वैल्यू 4 ही है और डेल्टा एच की वैल्यू दूसरे केस में 4 से मैं कम लेता हूं, यानी कि अब की बार मैं 6 नहीं ले रहा हूं, अब की बार मैं डेल्टा एच की वैल्यू 4 से कम लेता हूं, -3 रखता हूं, तो अब बताइए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी? यस, 1। लेकिन पॉजिटिव में आ रही है, तो क्या रिएक्शन ये पॉसिबल है? नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या जनरलाइज करेंगे, क्या इंटरप्रीट करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे कि जो कंबाइंड वैल्यू है टी डेल्टा एस की और डेल्टा एच की जो वैल्यू है, दोनों की कंपैरेटिव वैल्यू ऐसी होना चाहिए कि डेल्टा एच का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है थोड़ी सी हाई होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कंबाइंड वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस की कंबाइंड वैल्यू से डेल्टा एच की वैल्यू थोड़ी सी हाई होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एड्सॉर्प्शन में लो होना चाहिए, तभी तो टी डेल्टा एस की कंबाइंड वैल्यू लो आएगी। टी डेल्टा एस की कंबाइंड वैल्यू लो कब आएगी? जब टेम्परेचर लो होगा। टी डेल्टा एस ऑफकोर्स पॉजिटिव ही है, मैंने पॉजिटिव लिया है दोनों केस में, लेकिन अगर हम टी डेल्टा एस को कंपेयर करें किससे? डेल्टा जी से, तो नेट वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव कब आएगी? जब डेल्टा एच क्या होगा?
हाई होगा, किससे? टी डेल्टा एस से, यानी टी डेल्टा एस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे कैसा होगा? हाई होगा, यानी कि ये ज्यादा कैसा होना चाहिए? डोमिनेटिंग फैक्टर होना चाहिए। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर because the Gibbs energy change in this phenomena adsorption is actually negative, and for a spontaneous process to be negative, किसी भी spontaneous process को negative होने के लिए इन दोनों टर्म में से कोई भी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि डोमिनेटिंग होना चाहिए। और डोमिनेटिंग कब होगी? जब डेल्टा जी वाली टर्म इस स्पॉन्टेनियस फिनोमेना में डेल्टा जी वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, तभी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच और टी डेल्टा एस कंपेयर करें तो डेल्टा एच को डोमिनेटिंग होना जरूरी है, नहीं तो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होगा। या फिर यूं कह लीजिए ये डोमिनेटिंग हो, या फिर यूं कह लीजिए कि टी डेल्टा एस अगर हाई होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर में एड्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। कारण, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आप लॉजिकली देखो तो उसका भी कारण है। पहले मैं मैथमेटिकल कारण बता देता हूं। टी डेल्टा एस यदि हाई होगा, चलिए टी डेल्टा एस को हाई मान लेते हैं। टी डेल्टा एस यदि हाई होता है, जैसे कि दूसरे केस में मैंने रखा, और डेल्टा एच को कैसा किया, ये डेल्टा एच को मैंने कम रखा, तो मैं देख रहा हूं कि इस केस में क्या हुआ, डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो गया। इसीलिए कभी भी आप एड्सॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है इसमें टेम्परेचर लो ही रखना होता है, यानी कि टेम्परेचर लो होगा तभी एड्सॉर्प्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, इसको एक और लॉजिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले एड्सॉर्प्शन हो रहा था किसी सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर, यानी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स अडेयर हो रहे थे, स्टिक कर रहे थे, और कुछ समय के बाद लो टेम्परेचर में तो अडेयर हो गए, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही हमने इंक्रीज किया सिस्टम का, यदि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में पार्टिकल्स हीट एनर्जी एक्वायर करके काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और फ्री हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? दे विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, हेंस द फिनोमेना ऑफ डिसॉर्प्शन विल स्टार्ट। तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, डिसऑर्प्शन चालू हो जाएगा। Now let's talk about the types of the adsorption. Depending upon the concentration of adsorbate on the surface of adsorbent, there are two kinds of adsorption: positive adsorption and negative adsorption. Positive adsorption हम तब कहते हैं जब concentration adsorbate का concentration एड्सॉर्बेंट के बल्क में, यानी इंटायर मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट में जो पार्टिकल्स है, यानी कि कंसंट्रेशन है एड्सॉर्बेंट का, वो बाहर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है अंदर की अपेक्षा, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कब बोलेंगे? जब बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर एड्सॉर्बेंट का कंसंट्रेशन कम होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। When the concentration of adsorbate is higher than the concentration throughout the bulk of the adsorbent, it is called as positive adsorption. And when the concentration of adsorbate is lower as compared to the concentration throughout the bulk of the adsorbent, it is called as negative adsorption. जैसे कि ब्लड चारकोल
को यदि हम KCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से शेक करते हैं तो उस वक्त हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई होता है सरफेस पर, यानी पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन KCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन को ब्लड चारकोल के साथ थोड़ा सा शेक करते हैं तो उस कंडीशन में नेगेटिव एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। अनदर काइंड ऑफ classification of adsorption is on the basis of the physical forces, और इसीलिए मैं लिख रहा हूं मैं depending upon the physical forces there are two types of adsorption. One is physical adsorption. Physical adsorption, अब ये दो टर्म को इसको आप फ्यूज कर दीजिए, एक और टर्म बन जाती है फिजिसॉर्प्शन। फ्यूज्ड वर्ड है ये, फिजिसॉर्प्शन। और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको भी हम फ्यूज करें तो बन जाएगा केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन। इस क्लासिफिकेशन को मैं डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। सो लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन द एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहला क्लासिफिकेशन मैंने बताया था डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, depending upon the concentration of adsorbate on the surface of adsorption, depending upon the concentration of adsorbate on the surface of adsorbent. Now I will talk about the classification on the basis of the forces which are exerted between the adsorbent and adsorbate. तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स किस प्रकार से लग रहे हैं, किस तरह के फोर्स होते हैं, नेचर ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर हमने एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरी में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। देखिए जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये केमिकल बॉन्ड की तरह ही होता है, नियरली केमिकल बॉन्ड की तरह।